Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapith School. Today we are going to continue the chapter 9, which is soil. So students, today we are going to study about soil and crops. So different types of soils are found in different parts of India. So students, in the previous classes we studies about different types of soils and also studies that there are different types and it contains some solid particles, some components, so some various kinds of informations we got to know with this chapter about soil. So now you also know that बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के सॉइल हर एक अलग अलग पार्ट्स में इंडिया में मिलते हैं. So in some parts there is clay soil, in some parts there is loamy soil, while in some parts there is sandy soil. तो कुछ पार्ट्स में आपको क्लेई सॉयल मिलेंगे, कुछ पार्ट्स में आपको लोमी सॉयल मिलेंगे और कुछ पार्ट्स में आपको सैंडी सॉयल मिलेंगे, जैसे कि डेजर्ट्स एरियाज़ में. सो ऐसे ही हमारे कंट्रीज़ में, हमारे कंट्री इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के सॉयल मिलते हैं. Wind, rainfall, temperature, light and humidity are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. तो ऐसे कुछ climatic factors हैं जैसे कि wind, rainfall, temperature, light and humidity. ये सारे बहुत important climatic factors हैं जो कि soil profile में वो affect कर सकते हैं और soil का जो structure है उसका जो भी कंपोनेंट्स है उनमें वो चेंजेस ला सकते हैं. ओके, सो क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ सॉइल डिटरमाइंस द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन. सो जो यही जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है और कुछ टाइप्स जो होते हैं सॉइल के, ये डिटरमाइन क्या करते हैं, जो बहुत सारे वेजिटेशन के टाइप्स को, क्रॉप्स को जो ग्रो करते हैं कोई भी रीजन में, वो इन चीज़ों में ये बहुत ही डिटरमाइन करते हैं और बहुत ही एक ख़ास रोल भी प्ले करते हैं. ओके, सो नाउ वीट एंड ग्राम, जो कि एक बहुत ही उम्दा क्रॉप है जो ग्रो किया जाता है इंडिया में जनरली. तो इस क्षेत्र में भी ये जो क्रॉप्स ग्रोन होते हैं, यहाँ पे सॉइल का एक बहुत ही बड़ा रोल है और साथ ही साथ में क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, इनका भी बहुत एक बड़ा रोल है. जैसे कि क्लेई एंड लेमी सॉइल्स आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्राम. ओके, सो सच सॉइल्स आर रिच इन ह्यूमस, वेरी फर्टाइल एंड गुड एट रिटेनिंग वाटर. तो क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल दोनों ही बहुत ही सूटेबल है वीट और ग्राम को ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये जो सॉइल्स है इनमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं और इनका जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत ही अच्छा है, यानी वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी. ऑलराइट, द सेकेंड वन इज़ पैडी एंड राइस. सो सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल. तो पैडी यानी राइस, तो यहाँ पे पैडी और राइस कब कौन से सॉइल में ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो करता है, जो सॉइल क्लेई हो और उसमें ऑर्गेनिक मैटर का बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, मतलब वो ज़्यादा हो और उनमें बहुत अच्छा कैपेसिटी हो रिटेनिंग वाटर का, मतलब एब्जॉर्वेशन ऑफ वाटर का. तो इसी ऐसे अगर सॉइल होगा तो वो राइस जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो करेगा. Third one is pulses. So for lentils like masoor and other pulses, loamy soils is very important, which drains water easily and are required. तो pulses के लिए, जैसे कि कोई lentils के लिए, leguminous plant के लिए, जैसे कि मसूर pulses के लिए क्या चाहिए, लोमी सॉइल जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अच्छा है, इनमें जो वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी जो कैपेसिटी है बहुत ही इजीली होता है और बहुत ही रिक्वायरमेंट उसका ज़्यादा होता है. द फोर्थ वन इज़ कॉटन. सो फॉर कॉटन, सैंडी लोम और लोम विच ड्रेन वाटर ईजिली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर आर मोर सूटेबल. तो कॉटन के लिए सैंडी लोम जो है या फिर लोम, जो कि वाटर ड्रेनिंग का जो कैपेसिटी है वो ईजिली वाटर ड्रेन कर सकते हैं और बहुत सारा एयर भी वो होल्ड करके रख सकते हैं और इसीलिए वो कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है. तो इसी तरीके से हमको क्या पता चला कि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के जो सॉयल है और जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी क्रॉप्स
ग्रो करने के लिए। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोशन? तो सॉइल इरोशन का मतलब क्या है? सॉइल इरोशन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल. Soil erosion is gradual process of movement and transport of the upper layer of soil by different agents, particularly water, wind, ice, snow, etc. Topsoil is the most fertile layer. The soil erosion causes loss of fertile land. तो सॉइल इरोशन का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर. जो सॉइल का जो अपर लेयर होता है उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका हट जाना, उसका एक जगह से दूसरी जगह में चल जाना. तो इसी का मतलब होता है सॉइल इरोशन. और सॉइल इरोशन क्या एक प्रोसेस किसका है? जहाँ पे वो अपर लेयर जो सॉइल का है वो उसका मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत सारे डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा, जैसे कि पानी के द्वारा, विंड के द्वारा, आइस के द्वारा, स्नो के द्वारा, जो कि फर्दर जो टॉप मोस्ट सॉइल होता है वो कि बहुत ही फर्टाइल सॉइल लेयर होता है सॉइल का. तो वो जब हट जाता है, वो जब ऐसा कोई हट जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, तब सॉइल इरोशन होता है. और जहाँ पे जो फर्टाइल लैंड का एक लॉस होता है, मतलब जो टॉप लेयर है उसका लॉस हुआ, यानी वहाँ पे जो लैंड था उनका उसका फर्टिलिटी लॉस हुआ. ओके, तो इसी को कहा जाता है सॉइल इरोशन, जो जनरली कोई भी फ्लड्स के टाइम पे, कोई भी डिज़ास्टर्स के टाइम पे हो सकता है. Now what do you mean by soil pollution? So you can see here some pictures of soil pollution, that how soils are get polluted. So causes क्या है? Dumping of non biodegradable substances such as plastic, polythene, etc. तो बहुत सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हम लोग डंप करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन. सॉइल में हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग इसको सॉइल में डंप कर देंगे तो ये शायद डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक और पॉलीथीन डिग्रेड नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं. वो सॉइल के अंदर जाकर सॉइल को लेस फर्टाइल करते हैं. वहाँ जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको वो लॉस कर देते हैं और सॉइल पोल्यूशन वो कॉज करते हैं. The second cause is discharge of waste products from industries, hospitals contains harmful chemicals without treatment into soil. तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं, हॉस्पिटल से कुछ हार्मफुल केमिकल्स निकल रहे हैं विदाउट कोई भी ट्रीटमेंट के सॉइल में, तो ये भी सॉइल में बहुत सारे पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स केमिकल सॉइल में मिल रहे हैं तो सॉइल को भी पोल्यूट कर रहे हैं. तो इसी तरीके से सॉइल हम लोग के लिए भी तब हार्मफुल हो सकता है. द थर्ड कॉज इज एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. नाउ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? तो कॉजेज़ तो हमने पढ़ लिया, तो कैसे इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं? सो द वेस्ट प्रोडक्ट्स वी यूज़ एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल. तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, केमिकल्स हैं, इनको पहले अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए, यानी इनको अच्छी तरीके से ऐसा बनाया जाए ताकि ये जब सॉइल के फेंका जाए कि वो सॉइल को पोल्यूट नहीं करे. तो हम लोग ये कर सकते हैं. द सेकेंड ट्रीटमेंट वी कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर शुड बी मिनिमाइज, यानी रिड्यूस हम लोग कर सकते हैं. इन पेस्टिसाइड्स, ये जो हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स हैं, इनका यूज़ जो है हम लोग इसको कम कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, ताकि सॉइल पोल्यूशन ना हो. द थर्ड वन इज़ रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन्स. तो सबसे तीसरा वाला, सबसे इम्पॉर्टेंट वाला यही कर सकते हैं हम लोग, पॉलीथीन और प्लास्टिक्स को जितना कम यूज़ कर सकते हैं उतना ही हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे सॉइल के लिए बेटर है. ओके, सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर हैज़ एंडेड. We will do the exercise part of this chapter in the next class. Till then, write all the notes in your fair copy, learn the notes and read the chapter carefully to understand properly. And students, if you all have any doubt, you can ask me. I am going to clear your all doubts. Thank you, students.